हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे एक मेल आया था कि रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाओ और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना जरूरी है क्योंकि आजकल ब्रेकअप्स कॉमन हो गए हैं, चीटिंग कॉमन हो गए हैं, घोस्टिंग कॉमन हो गई है, डिवोर्स कॉमन हो गए हैं। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, अपने आप को खो देना किसी भी रिलेशनशिप में। हम कभी कभी रिलेशनशिप में इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं कि अगर वो पर्सन हमारे लाइफ से चला जाए तो ऐसा लगता है कि उसके साथ हमारी आइडेंटिटी भी चली गई। अगर किसी के जाने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं अब कुछ नहीं हूँ, तो पेन सिर्फ उस इंसान के जाने का नहीं है, तो पेन शायद इस बात का भी है कि तुमने धीरे धीरे अपनी सारी दुनिया उस इंसान के अराउंड बना दी थी। और मैं ये बात सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ने के बाद नहीं कह रही हूँ। एक वक्त था जहां मैंने भी लव, अटैचमेंट, हार्ट ब्रेक, रिलेशनशिप, इन सबको लेके बहुत डीपली क्वेश्चन किए हैं। मेरे लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए जिन्होंने लव को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। और शायद इसीलिए आज का वीडियो सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, ये है लव क्या है, अटैचमेंट क्या है, हम रिलेशनशिप में अपने आप को बार बार क्यों खो देते हैं, हम बार बार कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप पैटर्न की तरह क्यों अट्रैक्ट होते हैं, और भगवान हमारे लाइफ में रिलेशनशिप के थ्रू और एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या सिखा सकते हैं। तो आप प्लीज चाय या कॉफी लेकर बैठिए क्योंकि आज हम रिलेशनशिप को नहीं, खुद को समझने वाले हैं। और ये वीडियो लंबी होने वाली है। मुझे खुद नहीं पसंद कि वीडियो लंबी हो क्योंकि मैं खुद मोर देन 30 मिनट्स में खुद किसी को सुन नहीं पाती यार। मैं ब्रेक ले लेके वीडियो देखती हूँ। लेट्स सी कितनी लंबी होगी, बट इस वीडियो में ना बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। हम पूरे रूट कॉज तक जाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी, साइकोलॉजी और मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी। फॉर दोस्त हु आर न्यू हियर, hi, I am Priya Pal. I am nationally recognized author and a certified hypnotherapist. I help people release emotional trauma, gain emotional clarity, and work with their subconscious mind to understand and transform the patterns that keep them stuck. और मैं यहाँ जो भी शेयर करती हूँ वो सिर्फ बुक से नहीं आता, वो साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और मेरी खुद की लाइफ जर्नी के एक्सपीरियंस से आता है। और इसीलिए साइकोलॉजी समझने से पहले मैं आज आपको अपनी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। आई गेस ये मैंने पहले भी बोला। टू बी ऑनेस्ट, ये स्टोरी शेयर करना मेरे लिए इजी नहीं है, लेकिन अगर मेरी जर्नी किसी भी एक इंसान को अपने पेन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प कर सके तो शायद मेरी स्टोरी शेयर करने का एक मीनिंग होगा। So there was a time when I loved someone very deeply. I used to imagine my future with that person. We both used to. और शायद हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं, बिकॉज जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखते हैं, हम फ्यूचर इमेजिन करने लगते हैं, हम सपने देखते हैं, हम अपने लाइफ में उस पर्सन की एक परमानेंट जगह इमेजिन कर लेते हैं। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, उसकी शादी हो गई। और सच बताऊं, जिस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ इमेजिन करके बैठते हो, उस इंसान को किसी और के साथ अपनी जिंदगी शुरू करते हुए देखना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का पेन होता है। उस पेन को वर्ड्स में लेके आना मेरे लिए आज भी मुश्किल है। ये सब कुछ 2022 में हुआ। मैं इमोशनली टूट गई थी और मेंटली मैं एग्जॉस्टेड थी और स्पिरिचुअली भी कंप्लीटली लॉस्ट। मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि अब मेरे लाइफ का मीनिंग क्या है। मैं आइसोलेट हो गई थी और उस हार्ट ब्रेक के बाद मैं धीरे धीरे इस दुनिया से भी दूर होने लगी थी। तो वक्त था जब मेरे लाइफ में 25 से 30 फ्रेंड्स थे, बट स्लोली मेरी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई। कुछ लोग सिचुएशंस की वजह से दूर हो गए और कुछ लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करने का डिसीजन मैंने खुद लिया। मैंने लोगों को ब्लॉक कर दिया, फोन उठाना कम कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरी लाइफ सिर्फ एक रूम तक रह गई। उस टाइम मुझे लगता था कि मैं दुनिया से कट ऑफ हो गई हूँ, बट आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो फेज मेरे लाइफ का सबसे डिफिकल्ट लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव यूनिवर्सिटी थी। उस चार दीवारी ने जितना मुझे इस दुनिया के बारे में नहीं सिखाया, उससे कहीं ज्यादा मुझे खुद के बारे में सिखाया। जब बाहर का नॉइस कम हुआ तो पहली बार लाइफ में मुझे अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी। मेरी फैमिली नेचुरली चाहते थे कि मैं मूव ऑन करूं। वो कहते थे कि लोगों से मिलो, लाइफ में आगे बढ़ो, और मैंने कोशिश भी की।
और जब भी मैं जेन्युइनली किसी को जानने या अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो जाता था। कभी मेरे लाइफ में, कभी सिचुएशन में, एक एक करके सब मुझसे दूर जा रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं भगवान से एक ही बात पूछती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसी कौन सी गलती कर रही हूँ मैं, ऐसे कौन से कर्मा है मेरे। बट आज मैं उन एक्सपीरियंसेस को बहुत डिफरेंटली देखती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि भगवान लिटरली मुझे रोक रहे थे, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सेटबैक कोई डिवाइन साइन होता है। लेकिन मेरी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी ने मुझे उस फेस में रुकने और खुद के अंदर देखने पे मजबूर किया। उस वक्त जो आइसोलेशन मुझे पनिशमेंट लग रहा था, आज मुझे लगता है कि उसी आइसोलेशन ने मुझे बाहर की दुनिया से कम और खुद के इनर वर्ल्ड से कनेक्ट किया है। फिर उसी फेज में मेरी लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन आया जिसने लव को देखने का मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। उस आइसोलेशन के फेज में मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जो बाकी कनेक्शन से बहुत अलग था, और सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए मैंने अपना पूरा फोकस अपने करियर पे दिया। मुझे ना बचपन से एक्टिंग करने का बहुत शौक था और मैंने काफी कुछ बचपन में किया भी है, लेकिन मुझे ना प्रोफेशनली सीखना था, तो मैंने एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया जो इंडिया में काफी फेमस है। मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, ले लेती हूँ। इट्स अनुपम खेर्स एक्टर प्रिपेयर्स एक्टिंग क्लास। तो मैंने वहां से सब कुछ सीखा, मतलब एक मेरे अंदर का आर्टिस्ट वहीं से निकला। कैसे राइटर बने, कैसे कोई मूवी डायरेक्ट करे, कैसे एक्टिंग करे, कैसे एक कैरेक्टर को अपने अंदर लेके आए एंड उसको इमोशनली कैसे सब कुछ करना है। मैंने वहां से प्रोफेशनली सीखा एंड वहां से मेरी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हुई, और वो पर्सन मुझे वहीं मिले। हम कभी कॉफी डेट्स पे नहीं गए, हमने एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, जो भी था उस क्लास में ही था। लेकिन फिर भी उस कनेक्शन में कुछ ऐसा था जो मेरे लिए बहुत डीप था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे इमोशनली बहुत सेफ फील हुआ, जो मुझे कभी नहीं हुआ। आज भी अगर मैं उस कनेक्शन को ना वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ना, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार कि वो फीलिंग क्या थी, वो कनेक्शन क्या था। उस इंसान ने मुझे फिजिकली बिना टच किए मेरे सोल के एक बहुत गहरे हिस्से को टच किया। उस इंसान ने मुझे फील करवाया कि लव सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस का नाम नहीं है। मतलब ट्रू लव होता है ना, प्यार नहीं, यहाँ उसको इश्क कहते हैं। तो जहाँ पे आपकी सोल मिलती है, मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी इसको। कभी कभी आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आता है और आपके सोल के उन पार्ट्स को टच कर देता है जिनके एग्जिस्टेंस के बारे में शायद आपको खुद भी कुछ नहीं पता। मेरे लिए वो कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट भी, क्योंकि हर डीप कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि दो लोगों को हमेशा साथ रहना है। और शायद मेरे लाइफ की सबसे डिफिकल्ट लर्निंग में से एक लर्निंग वही थी। मुझे उस कनेक्शन से बाहर आने में बहुत टाइम लगा है यार। मतलब मैं बार बार ये सोचती थी कि उसने क्या फील किया होगा। मैं सोचती थी कि क्या वो भी मुझे उतना ही डीपली लव करता है, क्या हमारे बीच में जो भी था वो रियल था। अगर रियल था तो हम साथ क्यों नहीं है, और अगर हम साथ नहीं है तो फिर मेरे लाइफ में वो कनेक्शन आया ही क्यों। और फिर स्लोली मुझे अपने लाइफ में एक रियलाइजेशन हुआ, हम अपने लाइफ की कितने टाइम दूसरे इंसान की फीलिंग्स को डिकोड करने में स्पेंड कर देते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, उसके इस रिप्लाई का मीनिंग क्या है, क्या वो भी मुझसे प्यार करता है या नहीं। और इन सारे क्वेश्चंस के बीच में हम एक क्वेश्चन खुद से पूछना भूल जाते हैं, मैं क्या फील करती हूँ, और उससे भी इम्पोर्टेंट, मैं अपने लाइफ के लिए क्या चूज कर रही हूँ। मुझे समझ आया कि लाइफ का पर्पस हमेशा दूसरों पर्सन के फीलिंग्स को डिकोड करना नहीं है। अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो तो कह दो, अगर आपको किसी चीज ने हर्ट किया तो ऑनेस्टली उसे एक्सप्रेस करो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हो तो क्लैरिटी मांगो, लेकिन अपनी पूरी लाइफ किसी के माइंड को रीड करने में मत लगाओ। से व्हाट यू फील, बी ऑनेस्ट अबाउट योर इमोशन, व्हाट यू फील हियर यू हैव टू शो हियर एंड चूज योर सेल्फ। क्योंकि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और से प्यार करना बंद कर दो। सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप किसी और से प्यार करते करते खुद को अबैंडन
मत करो। और यहीं से मेरे अंदर क्वेश्चन आया कि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम किसी पर्सन के फीलिंग्स को जानने के लिए इतना डिकोड क्यों करते हैं? किसी का मैसेज हमारे मूड को क्यों कंट्रोल करने लग जाता है? किसी के चले जाने से लाइफ में हमारी आइडेंटिटी क्यों हिल जाती है? हम ये जानते हुए भी कि ये कनेक्शन हमारे लिए हेल्दी नहीं है, कभी कभी हम उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? और मेरे लिए इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की जर्नी ने मुझे साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को डीपली समझने में बहुत इंस्पायर किया। लेट्स अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप होता क्या है। रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों का एक साथ रहना, बात करना और सिर्फ प्यार करना नहीं होता। रिलेशनशिप ना एक मिरर की तरह होता है। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है ना, वो धीरे धीरे रिलेशनशिप में बाहर आने लगता है। तुम्हारे फियर, इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यूज, अबैंडनमेंट का डर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सब कुछ। जब तुम इमोशनली किसी से क्लोज आने लगते हो ना, तो सिर्फ तुम्हारा प्यार बाहर नहीं आता, तुम्हारा अनरिजॉल्व इमोशंस, पैटर्न्स, सब कुछ बाहर आ जाता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप तुम्हें ये समझने का मौका देता है कि तुम खुद के साथ कितने कनेक्टेड हो और तुम्हारे अंदर अभी क्या है जिसे समझने और हील करने की जरूरत है। और ये एक लाइन हमेशा याद रखना, मेनी टाइम्स a relationship doesn't create your wound, it reveals the wounds and patterns that were already within you। क्वेश्चन आता है कि रिलेशनशिप फेल क्यों होते हैं? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम रिलेशनशिप में किस जगह से एंटर कर रहे हैं, लव से या लैक से? बहुत बार हम रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार देने और एक्सपीरियंस करने नहीं जाते, हम अननोइंगली उस इंसान से वो सब कुछ मांगने लगते हैं जो हम खुद ही खुद को नहीं दे पा रहे होते। हमें वैलिडेशन चाहिए, कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अप्रूवल चाहिए, हमें बार बार ये अश्योरेंस चाहिए कि सामने वाला हमें छोड़कर नहीं जाए। जब वो इंसान हमारे इमोशनल नीड को पूरा नहीं करता तो हम कहते तुम बदल गए, तुम पहले ऐसे नहीं थे। लेकिन कभी कभी सच ये होता है कि हम खुद अंदर से इतने एम्प्टी और डिस्कनेक्टेड होते हैं कि हमने अपनी एम्प्टीनेस को फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और इंसान को दे दी होती है। और फिर एक इमोशनली एम्प्टी इंसान एक दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट करता है कि वो आके उसे इमोशनली कंप्लीट करे, बट किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें कंप्लीट करना नहीं है। दो लोग एक रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आते कि वो एक दूसरे के मिसिंग हाफ बन जाए। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दो इंडिविजुअल्स अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। बहुत लोग कहते हैं आई कांट लिव विदाउट यू, और सोसाइटी कहती है वाओ ये तो ट्रू लव है और कितना प्यार करता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। कभी कभी हम जिसे इंटेंस लव समझ रहे होते हैं वो इमोशनल डिपेंडेंसी भी हो सकती है। इफ मेरी पूरी हैप्पीनेस किसी एक पर्सन के बिहेवियर पे डिपेंड करती है, लाइक अगर उसका मैसेज आए तो मैं खुश हूँ, अगर उसका मैसेज ना आए तो मैं टूट जाऊं, वो मुझे अटेंशन दे तो मुझे अच्छा लगे और वो मुझे अटेंशन ना दे तो मैं अपने वर्थ पे डाउट करने लगूं, मुझे ऐसा लगे कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तो फिर मुझे खुद से क्वेश्चन करना चाहिए ये सिर्फ लव है या इस लव के साथ इमोशनल डिपेंडेंसी और अटैचमेंट भी जुड़ चुकी है? क्योंकि लव और अटैचमेंट दोनों एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन दोनों के अंदर की एनर्जी बहुत अलग होती है। हेल्दी लव आपको फ्रीडम देता है और अनहेल्दी अटैचमेंट आपको कंट्रोल करना चाहता है। लव में ट्रस्ट होता है, इनसिक्योर अटैचमेंट में कांस्टेंट फियर होता है। लव कहता है आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ एंड आई चूज यू। डिपेंडेंसी कहती है आई नीड यू टू फील ओके अबाउट माई सेल्फ। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को डीपली लव करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप उस इंसान को खोने के डर में आप धीरे धीरे खुद को खोना शुरू कर देते हो। सवाल आता है कि अगर हर किसी को प्यार चाहिए तो रिलेशनशिप में इतना पेन क्यों है, और हम हमेशा ऐसे लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे लिए इमोशनली हेल्दी नहीं है? इसको समझने के लिए हमें ये समझना है कि हम अपना पार्टनर चूज कैसे करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इस पर्सन से इतना अटैच कब हो गया, या फिर मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बार बार सेम लोगों की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती या होता हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम किसी के लुक्स या पर्सनैलिटी से ही अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि हम उस फीलिंग से भी अट्रैक्ट होते हैं जो वो पर्सन हमारे अंदर क्रिएट करता है। कभी वो फीलिंग कंफर्ट की होती है, कभी एक्साइटमेंट की, कभी वैलिडेशन की, कभी किसी को चेस करने की, और कभी कभी वो फीलिंग होती है फेमिलियरिटी की,
मतलब कुछ ऐसा जो हमने पहले भी इमोशनली एक्सपीरियंस किया है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है, फेमिलियर का मतलब हमेशा हेल्दी नहीं होता। कभी कभी कोई इमोशनल डायनेमिक हमारे लिए अनहेल्दी होता है, लेकिन वो हमारे माइंड और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए फेमिलियर है, इसीलिए हम बार बार अननोइंगली उसी पैटर्न को अट्रैक्ट करते हैं। पर्सन बदल जाता है, फेस बदल जाता है, रिलेशनशिप बदल जाता है, लेकिन इमोशनल पैटर्न वही सेम रह जाता है। और इसी वजह से हम कई बार खुद से पूछते हैं कि मेरे साथ हर रिलेशनशिप में सेम चीज क्यों होती है। और इसी क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हमें समझना है अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बचपन में हम अपने पेरेंट्स या प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ जो भी इमोशनल कनेक्शन हम एक्सपीरियंस करते हैं, वही चीज हमारे रिलेशनशिप पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ कर सकता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर इंसान की स्टोरी अलग होती है और हमारा अडल्ट रिलेशनशिप सिर्फ चाइल्डहुड से डिसाइड नहीं होता। लाइफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट रिलेशनशिप, सेल्फ अवेयरनेस और हीलिंग भी हमारे रिलेशनशिप पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ब्रॉडली स्पीकिंग अटैचमेंट के 4 पैटर्न्स डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट इज सिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग जनरली क्लोजनेस एंड इंडिपेंडेंस दोनों के साथ कंफर्टेबल होते हैं। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं और सामने वाले की फीलिंग्स को सुन पाते हैं। जरूरत पड़ने पे वो सपोर्ट मांग सकते हैं और अपने पार्टनर को हेल्दी स्पेस भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिक्योर अटैचमेंट वाले लोगों को कभी इनसिक्योरिटी या फियर नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो अपने इमोशंस को रिलेटिवली हेल्दी वे में हैंडल कर पाते हैं। उनके लिए डिसएग्रीमेंट का मतलब रिलेशनशिप का एंड नहीं होता और स्पेस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। ये इमोशनल सिक्योरिटी है। मतलब मैं रिलेशनशिप में हूँ लेकिन मैं खुद को खो नहीं रहा या मैं खुद को खो नहीं रही। सेकेंड वन इज एंशियस अटैचमेंट। एंशियस अटैचमेंट में इंसान रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा इनसिक्योरिटी और फियर को एक्सपीरियंस करता है। लाइक उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो ऑनलाइन होके भी उसने मुझे मैसेज नहीं किया, कहीं उसका इंटरेस्ट तो खत्म नहीं होगा, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं गया। लाइक माइंड कॉन्स्टेंटली आंसर ढूंढने में लगा रहता है। इंसान बार बार रीअश्योरेंस मांग सकता है, ओवरथिंक कर सकता है, लाइक सामने वाले के बिहेवियर में छोटे से चेंज को भी रिजेक्शन समझ सकता है। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इंसान बहुत प्यार करता है, डीपर प्रॉब्लम अक्सर लॉस या रिजेक्शन का फियर होता है। और जब फियर रिलेशनशिप को ड्राइव करता है तो हम प्यार एक्सपीरियंस करने के बजाय उस इंसान को खोने से बचने की कोशिश करते हैं। थर्ड वन इज अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट अटैचमेंट में इंसान को इमोशनल क्लोजनेस बहुत अनकंफर्टेबल लग सकता है। वो रिलेशनशिप चाहता भी हो सकता है, लेकिन जब कोई इमोशनली बहुत क्लोज आने लगे तब वो डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। कुछ लोग इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाते हैं। उन्हें हेल्प मांगना, वल्नरेबल होना या इमोशनली डिपेंडेंट होना बहुत अनकंफर्टेबल लग सकता है। इसलिए वो कभी कभी डिस्टेंस को इंडिपेंडेंस समझ लेते हैं और वल्नरेबिलिटी को वीकनेस। लेकिन हेल्दी इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। हेल्दी इंडिपेंडेंस का मतलब है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए भी इमोशनल कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। फोर्थ वन इज फियरफुल अवॉइडेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। ये पैटर्न इमोशनली बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें इंसान क्लोजनेस चाहता भी है और उसी क्लोजनेस से वो डर भी सकता है। इसमें जब सामने वाला इंसान दूर हो तो उसे पास चाहिए, और जब सामने वाला इंसान बहुत पास आ जाए तो उसमें वल्नरेबिलिटी का फियर एक्टिवेट हो सकता है। इसीलिए रिलेशनशिप में पुश एंड पुल का डायनेमिक डेवलप हो सकता है, कभी बहुत क्लोज तो कभी बहुत डिस्टेंस। लाइक अंदर जैसे दो ऑपोजिट इमोशन एक साथ चल रहे होते हैं। लाइक प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ और प्लीज मेरे इतने करीब भी मत आओ कि तुम मुझे हर्ट कर सको। और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, अटैचमेंट स्टाइल तुम्हारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस, हेल्दी रिलेशनशिप और प्रोफेशनल सपोर्ट के थ्रू ये जो भी रिलेशनशिप पैटर्न होते हैं वो सब कुछ चेंज हो सकता है। ये एक लाइन हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री का मतलब हमेशा हेल्दी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। कभी कभी जो रिलेशनशिप हमें बहुत इंटेंस फील होते हैं, उस इंटेंस के पीछे इमोशनल अनसर्टेनिटी भी हो सकता है। एक दिन बहुत अटेंशन, दूसरे दिन डिस्टेंस, कभी बहुत क्लोजनेस, कभी कंफ्यूजन, और हम उस
इमोशनल इंटेंसिटी को डीप लव समझ सकते हैं। दूसरी तरफ कभी कोई इमोशनली सेफ और कंसिस्टेंट इंसान स्टार्टिंग में इतना एक्साइटिंग फील नहीं होता, स्पेशली अगर हम अनप्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप के अकस्टम्ड रहे हो। इसीलिए सिर्फ ये मत देखो कि कोई इंसान तुम्हें कितनी बटरफ्लाईज दे सकता है, ये भी देखो कि क्या तुम उस इंसान के साथ इमोशनली सेफ फील करते हो, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या तुम अपने रियल सेल्फ के साथ रह सकते हो। क्योंकि हर इंटेंसिटी लव नहीं होती और हर पीस बोरिंग नहीं होता। अब थोड़ा साइंस को समझते हैं। रोमांटिक अट्रैक्शन और बॉन्डिंग के दौरान हमारे ब्रेन और बॉडी में मल्टीपल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोपामिन के। डोपामिन हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड और मोटिवेशन के सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे किसी स्पेशल इंसान का मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन देख के हमें बहुत ही एक्साइटमेंट फील होता है, या हम बार बार उस इंसान के बारे में सोचते हैं, जो रिवॉर्ड सिस्टम का रोल होता है। इस वजह से रोमांटिक अट्रैक्शन के इनिशियल फेज में मोटिवेशन और एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा इंटेंस से फील हो सकता है। फिर आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सोशल बॉन्डिंग और कनेक्शन से एसोसिएटेड है। फिजिकल अफेक्शन और क्लोज सोशल इंटरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इसका रोल स्टडी किया गया है। बट ह्यूमन बॉन्डिंग सिर्फ एक हार्मोन से डिसाइड नहीं होता। ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, इमोशनल सेफ्टी और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीजें रिलेशनशिप को डीपन करते हैं। अब बात करते हैं कॉर्टिसोल और स्ट्रेस रिस्पॉन्स की। सो रिलेशनशिप अनसर्टेनिटी, रिजेक्शन, ब्रेकअप बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस के टाइम कुछ लोगों को नींद में डिफिकल्टी हो सकती है, एपेटाइट चेंज हो सकता है, या फिर कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हार्ट ब्रेक सिर्फ माइंड में एक्सपीरियंस नहीं होता, इमोशनल स्ट्रेस बॉडी को भी अफेक्ट करता है। अब एक इम्पोर्टेंट और ऑफन मिसअंडरस्टूड टॉपिक पे बात करेंगे, ट्रॉमा बॉन्डिंग। हर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ट्रॉमा बॉन्ड नहीं होता, और सिर्फ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप को ट्रॉमा बॉन्ड कहना भी एक्यूरेट नहीं है। ट्रॉमा बॉन्डिंग जनरली अब्यूसिव रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है, जहां मिसट्रीटमेंट के साथ पीरियड ऑफ अफेक्शन, रिलीफ या रिकंसिलिएशन के रिपीटेड साइकिल अटैचमेंट को और डिफिकल्ट टू लिव बना सकते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली ट्रू लव का प्रूफ मत समझो। रिलेशनशिप में ये देखो क्या रिस्पेक्ट है, क्या सेफ्टी है, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट किया जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी और इंटीमेसी सेम चीज नहीं है। अब तक हमने साइंस और साइकोलॉजी को समझा, लेकिन मेरी पर्सनल जर्नी सिर्फ साइकोलॉजी तक लिमिटेड नहीं है। जहां मैं अपने हार्ट ब्रेक, आइसोलेशन और उस डीप कनेक्शन से गुजरी, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव और स्पिरिचुअलिटी भी चेंज होने लगी। पहले मुझे लगता था कि लव का मतलब है किसी को पाना, फिर मुझे लगता था कि लव का मतलब है किसी के साथ रहना। बट मेरे स्पिरिचुअल जर्नी ने मुझे सिखाया लव का और एक फॉर्म होता है। कभी कभी कोई इंसान आपके लाइफ में रहने के लिए नहीं आता, बल्कि वो आपके अंदर के किसी डीपर ट्रुथ से मिलवाने के लिए आता है। और यहीं से शिव जी और श्री कृष्ण की टीचिंग्स ने लव को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया। जब भी मैं शिव जी के बारे में सोचती हूँ, मुझे सबसे पहले एक ही चीज याद आती है, स्टिलनेस। मेरे लिए शिव जी उस इनर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां बाहर कितना भी नॉइस हो, इंसान अपने सेंटर में लौटना सीखता है। और मुझे लगा कि अगर फ्यूचर में मुझे किसी हेल्दी रिलेशनशिप में जाना है, तो सबसे पहले मुझे वो स्टेबिलिटी मुझे अपने अंदर डेवलप करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी इमोशनल नहीं होंगी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे कभी फियर या इनसिक्योरिटी फील नहीं होगा। इसका मतलब इतना है कि मैं अपने इमोशंस को डीपली फील करूंगी, लेकिन अपने इमोशंस को अपनी लाइफ कंट्रोल करने नहीं दूंगी। शिव जी ने मुझे डिटैचमेंट का मीनिंग को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प किया। डिटैचमेंट का मतलब इमोशनल लेस होना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी से प्यार मत करो। मेरे लिए डिटैचमेंट का मतलब है डीपली लव करो, डीपली फील करो, लेकिन उस इंसान को अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी वर्थ, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस का सेंटर मत बनाओ। और श्री कृष्णा की टीचिंग से मैंने ये समझा कि हम हर चीज के आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी ऑनेस्टी चूज कर सकते हैं, हम अपना एक्शन चूज कर सकते हैं, हम अपने
इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट सामने वाला क्या चूज करेगा, लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जिस चीज को अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बना देते हैं ना, उसे खोने का जो डर है ना, वो नेचुरली बहुत पावरफुल होता है। लेकिन मैंने धीरे धीरे प्रेम को, प्यार को एक डिफरेंट वे में समझना स्टार्ट किया। मेरे लिए मैच्योर लव का मतलब है किसी को पॉजेस नहीं करना, किसी के लाइफ का कंट्रोल नहीं करना। और ये मैं बहुत पहले से ही मैं ऐसी ही हूँ, बट मैं अब और डीपली कुछ चीजों को समझ गई हूँ। किसी की पूरी लाइफ पर ओनरशिप फील करना नहीं है। लव में केयर है, कंपैशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट है, और सामने वाले की ग्रोथ के साथ खुद के ग्रोथ के लिए स्पेस भी है। मैंने स्लोली समझा कि सच्चा प्यार किसी को बांधने की कोशिश नहीं करता, वो कनेक्शन क्रिएट करता है। और फिर मेरे लाइफ में एक पॉइंट आया जब मैंने एक डिसीजन लिया कि अगर मुझे मेरी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप बनाना है तो सबसे पहले होगा भगवान के साथ, पहले शिव जी, पहले श्री कृष्णा, पहले वो स्पिरिचुअल कनेक्शन जहां मुझे मेरे लाइफ के एग्जिस्टेंस का डीपर मीनिंग मिलता है। क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ आया कि अगर किसी भी इंसान को मैं अपनी पूरी दुनिया बना दूंगी तो फिर उस इंसान के ऊपर मैं ऐसी एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दूंगी जो शायद कोई भी ह्यूमन बीइंग पूरी नहीं कर सकता। हम अक्सर किसी इंसान को वो पूरी जगह दे देते हैं जहां से हम अपनी वर्थ, आइडेंटिटी और पूरी हैप्पीनेस वहीं से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और फिर जब वो इंसान बदल जाता है, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, या फिर लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, तो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं टूटता, हमारी पूरी आइडेंटिटी ही हिल जाती है। और तब मुझे समझ आया, मुझे किसी भी इंसान से कम प्यार नहीं करना है, मुझे बस प्यार करते करते खुद को और अपने भगवान को नहीं खोना है। अपने पार्टनर को ना भगवान का गिफ्ट समझो, लेकिन उन्हें ना भगवान का रिप्लेसमेंट मत बनाओ, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है। एक दूसरे से डीपली प्यार करो, बट प्यार करते करते खुद की आइडेंटिटी को मत खो। अब सवाल आता है कि रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे बनाया जाए। सच कहूं तो कोई भी परफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हेल्दी और कॉन्शियस रिलेशनशिप जरूर एग्जिस्ट करता है। पहले खुद को जानो, क्योंकि अगर हम पहले खुद को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए ना अपनी नीड्स, पैटर्न्स, फियर्स, इन सबको रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप में जाने से पहले या रिलेशनशिप के अंदर भी खुद से पूछो कि मैं इस रिलेशनशिप से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या मैं लोनलीनेस से भाग रहा हूँ, क्या मुझे वैलिडेशन चाहिए, क्या मुझे सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर है, क्या मैं जेन्युइनली किसी के साथ कंपेनियनशिप, इंटीमेसी और अपनी लाइफ जर्नी को शेयर करना चाहता या चाहती हूँ। और अपने आंसर्स को जज मत करो, बस ऑनेस्टली देखो, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस से ही कॉन्शियस चॉइसेस की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं कि सिर्फ प्यार होना चाहिए, बट सिर्फ प्यार इनफ नहीं होता है। प्यार के साथ कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कंपैटिबिलिटी चाहिए, इमोशनल सेफ्टी चाहिए। अगर तुम रिलेशनशिप में अपनी जेन्युइन फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें हर सेंटेंस बोलने से पहले कॉन्स्टेंटली फियर होता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, तो फिर उस डायनेमिक को ऑनेस्टली देखना जरूरी है। हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे की हर बात पे एग्री करोगे। हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप डिसएग्री कर सकते हो, बट स्टिल एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन करो। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, और सिर्फ ट्रस्ट में बोलने से भी ट्रस्ट नहीं बनता। ट्रस्ट छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से डेवलप होता है अपने आप नेचुरली। जब तुम जो कहते हो वो करने की कोशिश करते हो, जब तुम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से रिपीटेडली भागते नहीं, जब मिस्टेक होने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी लेते हो, जब सच अनकंफर्टेबल होने के बाद भी ऑनेस्टी चूज करते हो। ट्रस्ट ग्रैंड प्रोमिसेस से कम और कंसिस्टेंसी से ज्यादा बिल्ड होता है। डिसएग्रीमेंट हर रिलेशनशिप का पार्ट हो सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम्हारी लड़ाई होती है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि तुम लड़ते कैसे। क्या तुम इंसल्ट करते हो, क्या तुम मैनिपुलेट करते हो, क्या तुम पनिश करने के लिए अपने पार्टनर को साइलेंस यूज करते हो, या फिर इमोशंस सेटल होने के बाद एक दूसरे को समझने, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और चीजों को रिपेयर करने की कोशिश करते हो। रिलेशनशिप में गोल आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम आर्ग्यूमेंट जीत गए लेकिन हर बार उस रिलेशनशिप की इमोशनल सेफ्टी हार गए, तो फिर उस
बातचीत का क्या फायदा? अगर तुम नो कहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले से प्यार नहीं करते। बाउंड्रीज का मतलब है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और अपनी भी। मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ लेकिन मेरी भी नीड्स है, मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी लिमिट्स है। हेल्दी लव में क्लोजनेस होती है लेकिन इंडिविजुअलिटी भी होती है। कनेक्शन होता है, कंट्रोल नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप में ना आपको परफेक्ट होने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप ना अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हो। तुम्हें हर सेंटेंस बोलने से पहले कॉन्स्टेंटली एडिट नहीं करना पड़ेगा। डिसएग्रीमेंट के बाद भी बेसिक रिस्पेक्ट मेंटेन रहता है। कम्युनिकेशन होता है, ट्रस्ट ग्रेजुअली बिल्ड होता है, बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट होता है। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप रिलेशनशिप में रहकर भी ना खुद को लूज नहीं करते। अब रेड फ्लैग में भी पैटर्न देखो, कंट्रोलिंग बिहेवियर, रिपीटेड मैनिपुलेशन, कांस्टेंट गिल्ट ट्रिपिंग, डिसरिस्पेक्ट, तुम्हारे बाउंड्रीज को कॉन्स्टेंटली इग्नोर करना, तुम्हें आइसोलेट करने की कोशिश करना या बार बार तुम्हारी सेल्फ वर्थ को डैमेज करना। लेकिन सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट या मिस्टेक किसी भी इंसान को ऑटोमेटिकली टॉक्सिक नहीं बनाता। पैटर्न देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, अकाउंटेबिलिटी देखो, क्या सामने वाला अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, क्या बिहेवियर जेन्युइनली चेंज होता या फिर सिर्फ सॉरी बोल दिया, ये मत देखो। और किसी भी रिलेशनशिप में तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी इमोशनल सेफ्टी, तुम्हारी फिजिकल सेफ्टी रिपीटेडली कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो सिर्फ रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश मत करो। खुद की सेफ्टी और वेलबींग को प्रायोरिटी दो और खुद से एक क्वेश्चन पूछो, इस रिलेशनशिप में ओवरऑल मैं ज्यादा ऑथेंटिक और सिक्योर बन रहा हूँ या कंफ्यूज्ड हूँ, लाइक एंग्शियस हूँ या हमेशा ओवर थिंकिंग हो रही है, अफ्रेड हूँ। क्योंकि हेल्दी लव से बटरफ्लाइज नहीं देता, वो सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए भी स्पेस क्रिएट करता है। हेल्दी रिलेशनशिप में डिफिकल्ट मोमेंट्स आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, सिक्योरिटी भी फील हो सकता है, लेकिन ओवरऑल क्या वो रिलेशनशिप तुम्हें ग्रो करने का स्पेस देता है? क्या तुम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो? क्या तुम्हारी इंडिविजुअलिटी अलाइव है? हेल्दी लव में ना आप किसी इंसान को पॉजेस नहीं करते हो, आप उसके साथ ना अपनी जर्नी शेयर करते हो। और अगर आज आप सिंगल हो तो प्लीज ये मत सोचना कि आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है या रुक गई है। सिंगल होना बहुत अच्छी बात है यार, ये भी मतलब आपकी लाइफ का ना एक फेस होता है। खुद को जानने का, अपने पैटर्न्स को समझने का, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने का, अपनी लाइफ क्रिएट करने का। अकेले रहना और लोनली फील करना सेम चीज नहीं है। कभी कभी लाइफ में हमें किसी और से डीपली कनेक्ट होने से पहले हमें खुद से रिकनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। मेरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में भगवान ना हमें किसी और से मिलवाने से पहले हमें खुद से मिलने का मौका देते हैं। और अगर तुमने इस फेस को अवेयरनेस के साथ जी लिया तो तुम सिर्फ पार्टनर चूज नहीं करोगे, तुम कॉन्शियसली चूज करोगे कि तुम किस तरह का रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो। और अगर तुम किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो तो मैं तुम्हारा पेन बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि कल तुम सुबह उठोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हीलिंग को टाइम लग सकता है, कभी कुछ महीने, कभी कुछ उससे भी ज्यादा। हीलिंग कोई लिनियर भी नहीं होती। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हो और फिर कभी कोई मेमोरी तुम्हें दोबारा इमोशनल कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सारा प्रोग्रेस खत्म हो गया है। धीरे धीरे एक वक्त आता है और तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अगर मेरी लाइफ में वो चैप्टर नहीं होता तो शायद मैं खुद के बारे में इतना कभी नहीं सीख पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो पेन मुझे एक वक्त पे तोड़ रहा था, आज वही एक्सपीरियंस मेरे पर्पस और मेरे अंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा है। आज मैं लोगों के सामने बैठकर इमोशनल हीलिंग की बात इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैंने हीलिंग को सिर्फ इमोशंस को सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने इस जर्नी को ना जिया है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, रिलेशनशिप का गोल सिर्फ इंसान को पा लेना नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप का पर्पस एक दूसरे को ओन करना नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ग्रो करना होना चाहिए। एक दूसरे को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने में सपोर्ट करना, एक दूसरे के इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना। और अगर स्पिरिचुअलिटी आपकी शेयर्ड वैल्यू है तो एक दूसरे को भगवान के करीब लेके जाने में सपोर्ट करना। और अगर किसी रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ गई, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट डीपेन हुआ, तुम अपने पैटर्न्स को बेटर समझने लगे, तुम्हारा कनेक्शन भगवान के साथ गहरा हो गया, तो शायद वो कनेक्शन तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहे या ना, बट उस एक्सपीरियंस ने तुम्हारी जर्नी को चेंज डेफिनेटली किया है।
कुछ रिलेशनशिप हमारे लाइफ में रह जाते हैं और कुछ रिलेशनशिप हमारे लाइफ से चले जाने के बाद भी हमें लाइफ के बारे में इतना कुछ सिखा जाते हैं कि वो इस चीज को हम जिंदगी भर याद रखते हैं। मेरी जर्नी ने मुझे यही सिखाया, लव समवन, स्पीक योर ट्रूथ, फील डीपली। अगर प्यार करते हो तो कह दो, अगर हर्ट हो रहे हो तो ऑनेस्टली एक्सप्रेस करो। क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी मांगो, लेकिन किसी और की फीलिंग्स को डिकोड करते करते अपनी पूरी जिंदगी मत निकालो। किसी और को समझने की कोशिश में खुद को मत खो दो। किसी और को चूज करते करते खुद का अबैंडन मत करो। जो आपके कंट्रोल में है बस वो करो, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे सरेंडर कर दो। और हमेशा अपने हार्ट को ना बिटर होने से बचाओ। प्यार करो, सच बोलो, जो फील करते हो उसे एक्सप्रेस करो, और फिर खुद को चूज करो। हर हार्ट ब्रेक के बाद, हर रिजेक्शन के बाद, हर कंफ्यूजन के बाद, हर एंडिंग के बाद खुद के पास हर बार लौटना सीखो, क्योंकि लाइफ में कुछ लोग रह जाते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। कुछ रिलेशनशिप हमें हैप्पीनेस देते हैं और कुछ रिलेशनशिप हमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कुछ हमें लेसन सिखा के जाते हैं और कुछ हमारे लाइफ में ब्लेसिंग बन के आते हैं। लेकिन इन सब रिलेशन के बीच में एक रिलेशनशिप ऐसा है जो हमारे आखिरी सांस तक हमारे साथ रहती है, और वो है हमारा रिलेशनशिप खुद के साथ, और मेरे लिए मेरे भगवान के साथ। और अगर आज की वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया है तो प्लीज आपको बस मेरी वीडियो लाइक करना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। तब तक खुद से प्यार करो, अपनी ग्रोथ को चूज करो, और अपने भगवान पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। एंड याद रखना, द ग्रेटेस्ट रिलेशनशिप यू विल एवर बिल्ड इज द रिलेशनशिप यू हैव विथ योरसेल्फ एंड विथ योर गॉड। ऑल्सो गाइस, अगर आप इमोशनल हीलिंग, सेल्फ अवेयरनेस या किसी भी इमोशनल सिचुएशन से डील कर रहे हो, आपको क्लैरिटी या सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझसे 1-on-1 काउंसलिंग सेशन या थेरेपी सेशन भी ले सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टेक केयर गाइस, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।